नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कार्यकर्ता का मान, बीजेपी की पहचान। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ये सही है कि 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उसका जो एक टाइटल है कि चुनाव जीतने की मशीन, तो इस मशीन के पीछे जो कलपुर्जे हैं वो कलपुर्जे 24/7 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। इसको आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि 24 घंटे आपको अतिशयोक्ति लगे, कुछ यहाँ 24 घंटे का मतलब है कि अधिकतम समय जो है मनुष्य के कार्य करने की, उस सीमा के दायरे में। कई बार जब हमारी बातचीत होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से और ख़ास तौर से दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं से भी, जिनका अनुभव बहुत यहाँ भिन्न हो जाता है, उनका कहना है कि काम करते करते हम थक जाते हैं लेकिन पार्टी के निर्देश नहीं थकते। ये बताता है कि बीजेपी इस चीज़ को समझती है कि आप सत्ता में बैठ के सत्ता का सुख उठा लें, ठीक बात है, कुछ लोगों के नसीब में ये हो सकता है, लेकिन जो कार्यकर्ता और नेता भी कार्यकर्ता है बीजेपी में, तो कम से कम वहाँ तो ये बात कही जाती है बढ़ चढ़ कर। काम तो आपको सब करना पड़ेगा। 5 राज्यों के आप चुनाव देख लेंगे तो बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगी है। इस तीखी गर्मी के दौर में वो लौटेंगे तो उनकी त्वचा का रंग बदल चुका होता है, उनका गला लग जाता है, उनका वजन या बढ़ जाता है या कम हो जाता है अनियमित खान पान की वजह से। लेकिन वहाँ ये याद आप नहीं रखते कि आप कैबिनेट मंत्री हैं किसी राज्य के, या आप संगठन के प्रमुख ओहदेदार हैं किसी प्रदेश के। आपको काम करना है और काम करने का भी टास्क परफॉर्मर की तरह काम करना है, क्योंकि आपके टास्क का मूल्यांकन जो व्यक्ति कर रहा है वो बहुत निर्मम इस मामले में है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हैसियत आपके राज्य में या आप जिस भी हैसियत के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। वो देखकर एक हल्की सी दार्शनिक हंसी हंसेगा अगर आपका काम ठीक नहीं है। आपने मन से काम नहीं किया, ऐसा प्रतीत होता है। शायद सभी मंडल और सभी तरफ आपका जाना नहीं हुआ। इतना कह देना यानी कि चेहरे का रंग उतर जाना और बहुत कुछ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आज बीजेपी किसी कार्यकर्ता भाव पर डिबेट है कि कब तक और कैसे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा और सम्राट चौधरी का प्रमुख पदों तक पहुंचना ये भी बताता है कि पार्टी अपनी सोच में भी परिवर्तन कर रही है कि उसका काडर आरएसएस से आना चाहिए या मूल जनसंघ और बीजेपी से होना चाहिए। तो ये दोनों परिवर्तनों को साधना आसान नहीं है। इसी पर आज डिबेट है, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर कार्यकर्ता केंद्रित राजनीति पर जोर दिया गया। साफ कहा गया कि पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई बड़ा नेता। मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि जिलों के प्रवास के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा समय ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बिताएं, उनकी समस्याएं सुनें और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये मानती रही है कि जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा नारा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो जो बूथ प्रबंधन में लगा कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, उसकी चिंता सदैव पार्टी का नेतृत्व करता है, चाहे कोर ग्रुप हो या प्रदेश का संगठन हो। बीजेपी की खासियत सिर्फ कार्यकर्ताओं को महत्व देना नहीं है, वो उसे एक मजबूत सिस्टम से जोड़ना भी बाखूबी जानती है। पार्टी का निगरानी सिस्टम इतना मजबूत है कि हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता के काम का पूरा डेटा तैयार होता है। कौन कितना सक्रिय है, किसने क्या जिम्मेदारी निभाई, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। उसी आधार पर आगे की जिम्मेदारियां तय होती हैं। यही वजह है कि बीजेपी का संगठन कई मायनों में कॉर्पोरेट कल्चर की झलक देता है। बीजेपी में संदेश साफ है कि नेता छोटा हो या बड़ा, पहचान सिर्फ काम से ही बनेगी। वहीं विपक्ष इस रणनीति पर सवाल उठा रहा है। मंत्रीगण अभी आना अब चालू हुए हैं दफ्तरों में, वो आम कार्यकर्ताओं को कितना समय दे रहे हैं। नेताओं की बातचीत ही होती है। जनता तक अगर कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है तो जनता तक जब डिलीवरी सिस्टम नहीं है तो आपके समय देने से थोड़ी, लोगों को न्याय चाहिए, लोगों को जो है सहानुभूति चाहिए, लोगों को करुणा चाहिए,
चारों तरफ अत्याचार हो रहे हैं, समय देंगे तो समय का क्या करेगा। आज 2014 के बाद बीजेपी ने अपने संगठन में तेजी से बदलाव किए हैं। उसी का नतीजा है कि पार्टी एक मजबूत कैडर बेस्ड मॉडल के रूप में सामने आई है, जहां कार्यकर्ता सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, फैसलों और भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत है। अब देखना होगा कि कार्यकर्ताओं के मान को केंद्र में रखकर बीजेपी अपनी इस पहचान को और कितना मजबूत कर पाती है। कोर ग्रुप की बैठक को आप इसी से समझ सकते हैं कि जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, उनकी बेटी की शादी है 20 अप्रैल को, लेकिन बैठक के लिए वो बुधवार और गुरुवार को राजधानी भोपाल में रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी कोर ग्रुप में हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी बिहार में मुख्यमंत्री की घोषणा। तो केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी करिए, कोर ग्रुप में भी रहिए, सुझाव भी दीजिए। मल्टीटास्किंग जिसको कहा जाता है कॉरपोरेट में, यानी बहुत सारे काम एक व्यक्ति को सौंपना। ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, लेकिन दिल्ली से आप समझ सकते हैं केंद्रीय मंत्री का दायित्व उनको बीच में ही जाना पड़ गया दिल्ली, कोई ज़रूरी दायित्व आ गया। तो ये वो बीजेपी की ताकत भी है जो उसे अलग करती है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या बीजेपी का विजन कार्यकर्ता फर्स्ट ही उसकी असली ताकत है? क्या बीजेपी का निगरानी सिस्टम संगठन को कॉरपोरेट कल्चर देता है? हालांकि इसकी चुनौतियां भी हैं। क्या बीजेपी का काडर मॉडल ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है? बेहिचक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं आनंद जाट जी, युवा नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, कांग्रेस के, उनका स्वागत है। सदीप पौराणिक जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। और उषा ठाकुर जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी की, वरिष्ठ विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत है। सदीप जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं आप जिस तरह से बीजेपी की एक फंक्शनिंग है, ये भले ही कितनी आलोचना या समीक्षा समालोचना के दायरे से गुजरे, लेकिन ये तो है कि एक वर्क कल्चर बीजेपी ने कॉरपोरेट सिस्टम की तरह डेवलप किया है, और ख़ासतौर से 2014 के बाद, कि आप किसी भी पाए के, किसी भी लेवल के, किसी भी ऊंचाई के नेता हों, लेकिन जब आपको दायित्व दिया जाएगा तो वो कार्यकर्ता की तरह ही करना है। जी शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है, और कहते हुए हैं कि बीजेपी 24/7 काम करती है। मुझे लगता है कि उसके एक ये स्लोगन जो हम लोग देते हैं, उसके साथ एक और चीज़ मुझे लगती है, सबको काम। वो नेता जो चुनाव हार गए हैं या जो नेता किसी बड़े दायित्व पर नहीं है, उन्हें काम दिया जाए। कहीं ना कहीं पार्टी की ये कोशिश होती है कि तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं खास तौर पर, तो मध्य प्रदेश में ज़मीनी स्तर से जो फीडबैक बीजेपी के पास आया है, वो बहुत अच्छा या उत्साहित करने वाला बीजेपी के लिए नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर मन में एक ज़रूर बात है कि सरकार हमारी है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। प्रभारी मंत्रियों के जो दौरे होने चाहिए, उतनी तादाद में दौरे नहीं हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ शरद जी, एक चीज़ और है कि बीजेपी दफ्तर में मंत्री बैठ जरूर रहे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात करने वालों की संख्या कितनी है, ये बड़ा सवाल, ये चिंता डालता है। क्योंकि अगर कार्यकर्ता में निराशा है तो भोपाल आने से भी वो कतरा रहा है, क्योंकि मंत्री जमीन स्तर पे पहुंच नहीं रहा है और कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जा रही। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि हमें कार्यकर्ता को और मजबूत करना पड़ेगा, कार्यकर्ता की बात सुनना पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो आपने बात कही, तमाम बड़े नेता हैं, उनको वो 24 घंटे काम में लगाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो फुर्सत हुआ तो हो सकता है वो पार्टी के खिलाफ भी काम चल रहे हैं जो या लोग कर रहे हैं, उसका वो हिस्सा बन जाए। इसलिए आप किसी को काम देते रहिए, उसे फुर्सत मत रखिए। और ये कॉर्पोरेट कल्चर भी यही कहता है कि व्यक्ति को इतना थका दीजिए काम से कि वो सिर्फ नींद के अलावा कुछ और ना कर पाए। जी हाँ, ये रणनीति तो वाकई बहुत अच्छी है कि आप इतना काम कर लीजिए कि उसके बाद आपके जहन में सिर्फ आराम करना ही बचे, और आप ना उसके बाद कुछ और सोच सकें, ना कुछ और करने की तरफ। जो राजनीति में कहा जाता है कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसे टिपिकल राजनीति कहा जाता है। आनंद जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। पहली बात तो संदीप जी ने अच्छी बात कही कि बीजेपी के पास जो फीडबैक आया है वो अच्छा नहीं है।
डिलीवरी सिस्टम की भी बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय चाहे गेहूं की तुलाई हो तो किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश की आज की दो बड़ी खबरें हैं, भाजपा जिस कार्यकर्ता को मान सम्मान देना चाहती है और कितना मान सम्मान देंगे कि खंडवा में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के भतीजे ने एक महिला का रेप करने की कोशिश की और असफल रहने पर उसका स्तन काट दिया और 6 दिन बाद भी आज FIR नहीं हुई है, और कितना कार्यकर्ता का सम्मान होगा। ये एक खबर है। दूसरी खबर है, भाजपा के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे ने 5 लोगों को गाड़ी से जो है टक्कर मार दी, कुचल दिया, और वो उनका जवाब बड़ा भाजपा की जो सरकार का जो कानून व्यवस्था है उसकी पोल खोलता है कि मैंने हॉर्न दिया था, वो नहीं हटे तो फिर चढ़ाना ही पड़ता है ना। ये बयान है। तो ये भाजपा कार्यकर्ताओं का अहंकार है। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता नाराज है, वो कार्यकर्ता इसलिए नाराज है कि दूसरी पार्टियों से आयातित नेता और उनके छुटभइये कार्यकर्ता पद, पैसा और प्रतिष्ठा भाजपा में पा रहे हैं, और जो भाजपा मूल के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पौराणिक जी जनसंघ और RSS के कह रहे थे, वो कार्यकर्ता दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना के हितग्राही बने हुए हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा काम देना चाहती है। काम क्या करते हैं? अगर मध्य प्रदेश के छतरपुर में दोधन बांध के आदिवासी अगर जल सत्याग्रह कर रहे हैं, चिता सत्याग्रह कर रहे हैं, कीचड़ यानी कि मिट्टी सत्याग्रह कर रहे हैं, आकाश सत्याग्रह कर रहे हैं, तो काम क्या हुआ है पिछले 20-22 सालों की सरकारों में? ये भाजपा को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। भाजपा का अंदरूनी मामला है कोर ग्रुप की बैठक का, लेकिन मैं चूंकि विपक्ष में हूं और जनता के मुद्दे नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए, इसलिए बोलना मेरा अधिकार है। उषा जी, किस तरह देखती हैं आप बीजेपी की इस कार्यकर्ता बुनावट को और कांग्रेस के इस आरोप को कि कांग्रेस का ये आरोप है, गंभीर आरोप है, जिनका आनंद जाट जी ने जिक्र किया कि कार्यकर्ता सत्ता के मद में डूबा है, उसके परिवार कथित रूप से नाना प्रकार के अनाचार और व्याभिचार में लिप्त हैं, और बात कितनी भी कर ली जाए लेकिन वो चीज़ें वास्तविकता में वैसी नहीं हैं जैसी देखी या समझी जा रही हैं। जी उषा जी। मैं ये विश्वास दिला सकती हूँ कि आनंद जी ने जो विषय रखे, अपराध कोई भी करे जी, दंड उसे भारतीय संविधान अवश्य देगा, वो बच नहीं सकता। जी, संविधान और कानून सबके लिए एक जैसे। और पार्टी की तरफ से भी अगर पाया जाता है कि इस तरह की कोई घटना होती है, तो पहले भी हमने देखा है उषा जी कि पार्टी काफ़ी इसमें स्टर्न एक्शन लेती है, तो क्या हम माने कि ये भी इस मामले में भी अगर सत्यता प्रमाणित होती है और अपराध से संलिप्तता पाई जाती है तो पार्टी भी एक्शन लेगी? निश्चित रूप से जी लेगी, और पार्टी बहुत सजगता सतर्कता के साथ कोई भी छोटी घटना बड़ी घटना हो प्रदेश में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, कोर कमेटी के लोग तत्काल संज्ञान लेते हैं, और कभी किसी प्रकार कोई भी हो यदि अपराध किया है तो दंड अवश्य पाएगा। और जिस तरह की बुनावट की बात हम कर रहे थे उषा ठाकुर जी की, बीजेपी कार्यकर्ता को तैयार करती है तो एक मिशन मोड में तैयार करती है, उसके भीतर विचारों की बुनावट होती है, और उसी के साथ जो बात हमने की कि काम की एक प्रणाली तय की जाती है। आप चाहे मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, कैबिनेट मंत्री हों, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, इस पर भी एक आपकी टिप्पणी। जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आप फिर से दोहराएंगे प्रश्न? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो कार्यकर्ता को काम दिया जाता है और जिस तरह की उसकी बुनावट तय होती है, जैसा हमने कहा कि आपके प्रभारी आए, उनके यहाँ एक मांगलिक प्रसंग है 4 दिन बाद, लेकिन वो कोर ग्रुप की बैठक में उपस्थित रहे, यानी व्यक्तिगत प्रसंग, परिवार के प्रसंग अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी फर्स्ट। जी जी, पार्टी का हमारे सिद्धांत ही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और पर्सन थर्ड। जी, हमारे व्यक्तिगत सुख दुख सब बहुत पीछे हैं, पर कोई बैठक है वो हम मानते हैं कि हम राष्ट्र कार्य ही कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य मानकर ही
हम राष्ट्रीय कार्य को करते हैं तो सर्वोच्च प्राथमिकता पर हमारे लिए वही होता है। सब काम छोड़कर भी आप देख ही रहे हैं कि महेंद्र सिंह जी हमारे प्रांत प्रभारी हैं, पर उस मीटिंग में वो अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं। जी, आपको क्या अभी दायित्व तो मिला, कुछ चुनाव वगैरह के लिए आप भी होकर आई हैं अभी उषा जी? जी नहीं। जी, तो अभी क्या दायित्व आप देख रही हैं और पार्टी से जुड़े हुए उस अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ साथ? मैं अभी मैं सोचती हूँ कि जो प्रदेश की सबसे पावन भूमि है, महू की सेवा मुझे मिली हुई है। अभी मैं उसी में रत हूँ। जी अभी हमने माननीय अम्बेडकर जी की जन्म जयंती कल मनाई 135वीं जी 14 तारीख को। अब हम जाना पाऊं मैं भगवान परशुराम की जन्म जयंती मनाने में लगे हुए हैं। अभी पार्टी ने मुझे बतौर प्रवक्ता के काम दिया है। जी, अभी थोड़ा प्रवक्ता धर्म में आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि और निष्णात होने की आवश्यकता है, लेकिन आपकी संक्षिप्त अभिव्यक्ति होने की आवश्यकता है। देखिए, परिष्कार और सुधार तो हर समय होते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आपकी जो जैपनीज एक विधा है जिसको कहा जाता है 4 लाइन की कविता, हाइकू बोला जाता है उसको, अभी आपके उत्तर मुझे हाइकू की याद दिला रहे हैं। 4-5 लाइन से अधिक बड़े नहीं हो रहे हैं। जी देखिए, यदि कम बातों में, कम वाक्यों में हम अपनी बात रख पाए तो ये तो और भी अच्छा है। बिल्कुल, ये तो आपने मुझे निरुत्तर करने की चेष्टा की। जी, साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है साहब। बिल्कुल 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 ठीक बात है, लेकिन आज की राजनीति में ये गुण बहुत दुर्लभ है, जहां 5 लाइन के उत्तर के साथ एक मुकम्मल बात कह दी जाए। तो आपको बधाई। सदीप जी, फिर मैं उसी मुद्दे की तरफ आता हूँ जी, कि ये जो बीजेपी का एक, जिसकी तरफ आनंद जी ने इशारा किया कि घटनाएं ऐसी भी सामने आ रही हैं, क्या ये सत्ता का वही एक हैंगओवर भी हम मान सकते हैं जो कांग्रेस को लंबे समय तक हमने देखा कि सत्ता, क्योंकि बहुत सारी सिमिलर घटनाएं हमने अतीत में घटते हुए कांग्रेस में देखी हैं कि आपका जो काडर था, मैं नहीं कहूँगा बीजेपी का काडर लापरवाह हो गया, क्योंकि अभी भी एक सख्त स्टर्न मॉनिटरिंग है, लेकिन कांग्रेस में वो भी ढीला हुआ और सत्ता का मद भी देखा गया, और लंबे समय तक इसीलिए कहा गया कि वो अभी भी सत्ता में रहने की सोच वाली पार्टी ही है। देखिए शरद जी, सत्ता का जो मद होता है वो धीरे धीरे तो चढ़ता है, और जब निचले स्तर के कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कहता कि 1-2 घटनाएं 4 घटनाएं, ठीक है, वो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो जो करता है वो सत्ता के मद में करता है। तो मुझे लगता है कि प्रतिशत कम और ज़्यादा रहता है राजनीतिक दलों में। कांग्रेस के कार्यकाल में भी हम लोगों ने बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी कि मंत्री के पुत्र और तमाम चीज़ें जो होती रही हैं, जिनकी हम लोग चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। बीजेपी के रिजिम में भी ऐसी घटना हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो पार्टी का अपने स्तर पर एक एक्शन जरूरी है। कानून तो जो अपना काम करेगा वो ठीक है, अगर किसी विधायक के पुत्र ने इस घटना को अंजाम दिया है तो मुझे लगता है कि पार्टी को पुत्र पर तो कार्रवाई वो करेगी नहीं, कम से कम विधायक को ऐसी हिदायत देनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि अगर पुत्र या परिवार का सदस्य कोई बड़ी घटना करता है तो उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार पार्टी का वो नेता हो, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है तो पार्टी की छवि खराब होती है। पार्टी की छवि बचाने के लिए आपको सख्त फैसले भी लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि इसका हमें थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमने अब तक देखा यही है, मैं बीजेपी की तरफ से कोई पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी ऐसी घटनाएं घटी हैं उनमें संबंधित राजनेता को, जनप्रतिनिधि को, विधायक को भोपाल बुलाया अवश्य गया है। अब वहाँ रिप्रिमेंड, अंग्रेजी का जो शब्द है कि किस तरह की हिदायत दी गई, ये हम नहीं जानते, क्योंकि अंदर की बात है, वो अंदर की बैठक में, लेकिन तुरंत बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी ऐसा ही होगा या होना चाहिए। आनंद जी। देखिए शरद जी, बड़ी अच्छी बात है कि उषा ठाकुर जी कह रही हैं कि सब पर कार्रवाई होगी। 6 दिन हो गए हैं, FIR नहीं हुई है खंडवा में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जीरो टॉलरेंस का मॉडल है वो अंधा बांटी रेवड़ी और चुन चुन कर दे, मतलब ये भाजपा कार्यकर्ता है तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी, कोई कांग्रेसी या सामान्य व्यक्ति होगा तो उस पर कार्रवाई बहुत तेज़ी से होगी। हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के भाजपा नेताओं के अपमान के कई वीडियोस देखे हैं,
लेकिन एफआईआर जो है इंदौर में जिस तेज़ी से की गई, मैं समझता हूँ कि 35 जानों से ज़्यादा बड़ा गुनाह तो नहीं था। जो टट्टी पेशाब का गंदा पानी पिलाकर 35 लोग मार दिए गए, उसमें कितनी एफआईआर हुई हैं? ये बेसिक प्रश्न है कि कानून का राज है। उषा ठाकुर जी कह रही हैं कि सबके लिए समान है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 35 घरों के चिराग उजड़ गए और कोई जिम्मेदार नहीं है? ये शासन व्यवस्था का मॉडल है? मैं नहीं समझता कि इसका किसी भी तरह समर्थन किया जा सकता है, और किसी भी स्थिति में, किसी भी शब्दों में इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी होनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी के हों हम। अगर आप नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो क्या मध्य प्रदेश आपका नेशन नहीं है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो क्या मध्य प्रदेश को हम ऐसी स्थितियों में लाकर खड़ा कर देंगे जहां हम नरक से भी ज़्यादा नारकीय जीवन जिएं? इस पर सवाल होने चाहिए। पार्टी कोई हो, मध्य प्रदेश सबसे पहले है, तो मध्य प्रदेश की जनता सबसे पहले है, और उस पर हम केवल शब्दों से अपराधों को नहीं ढक सकते हैं। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है जो उषा जी ने कही कि भारतीय संविधान के दायरे में हमने प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी कार्रवाई होते हुए देखी है, मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध भी होते हुए देखी है, और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के टॉप लीडर्स जो रहे हैं, कमल पटेल मुझे याद आते हैं, हरदा से जो रहे पूर्व मंत्री, और बात करें अगर लक्ष्मीकांत शर्मा जी की जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई, ये भी बड़ा सवाल है। मैं जवाब लेता हूं। पहले उषा जी, बात भागीरथपुरा की भी कांग्रेस बार बार करती है, आप क्या जवाब देंगी इसका कि कांग्रेस का ये भी आरोप रहता है कि बीजेपी के पक्ष में झुकाने की कोशिश भी होती है कानून को, ऐसा उनका गंभीर आरोप है? जी देखिए, वो विपक्षी होने के नाते अपनी भूमिका सजगता से निभा रहे हैं, पर जो घटना हुई वो सचमुच बहुत ही दुखद है जी, अक्षम्य अपराध है जी, और संबंधितों को, जो भी उसके जिम्मेदार थे, उनको भी आप जानते हैं जो दंड मिलना था वो मिला है, और कोशिश की जा रही है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं। जी, ये आप खंडवा की घटना के संदर्भ में कह रही? जी, मैं इंदौर की घटना के संदर्भ में कह रही हूँ। इंदौर की घटना के संदर्भ में जी, जी, या जिस तरह की भी जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं, आपका एक बड़ा परिप्रेक्ष्य ऐसी सभी घटनाओं के संदर्भ में है। जी जी, आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं केवल दो छोटी बातें पूछना चाहता हूं। चूंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और उसमें राजनीतिक जो जय और पराजय होती है, तो जिम्मेदारी भी राजनीति की होती है, ब्यूरोक्रेसी की नहीं होती है। अगर मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने नगरीय प्रशासन मंत्री की कोई जिम्मेदारी तय की? क्या आपने महापौर के लिए कोई जिम्मेदारी तय की? क्या जो जल समिति के अध्यक्ष थे अभिषेक बबलू शर्मा, क्या उनके लिए कोई जिम्मेदारी तय की? मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं कि कौन कौन लोग कहां किस जिम्मेदारी पर थे। अधिकारियों का तबादला करना अगर 35 जानों के बदले में आपकी कार्रवाई है, तो मैं समझता हूं कि इसे नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए। अगर यही प्रधानमंत्री मोदी जी का नया इंडिया है तो फिर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की है, आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। जवाब ले लीजिए मुझे, हालांकि ये हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि संदर्भ आया है, उषा जी आप जवाब देना चाहेंगी? जी, निश्चित रूप से संगठन ने अपने तय, अपने स्तर पर सभी को बुलाकर बहुत मजबूती से कार्यवाही की है, निर्देश भी दिए हैं, और सचमुच ये इतना दुखद प्रसंग था कि इसके प्रायश्चित का कोई माध्यम में सब लगे हुए हैं, और बिल्कुल ऐसी घटना ना हो दोबारा, प्राणपण से संगठन के भीतर भी और सत्ता में भी ये कोशिश लगातार की जा रही। जी, संदीप जी, मैं फिर मुद्दे की तरफ लौटता हूँ। कांग्रेस काफ़ी प्रयास कर रही है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बीजेपी के मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी अपनी जिस तरह का उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी मॉडलिटी है, रूपरेखा है, उसके हिसाब से वो कर रही है। लेकिन काडर के महत्व को कांग्रेस भी समझकर आगे बढ़ रही है। जिस तरह से टैलेंट पूल की बात है कि विचारधारा वाले लोग आएँ, ऐसे लोग आएँ जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, जो अगेंस्ट ऑल ओड्स तमाम प्रतिकूलताओं के बाद भी 2026 में कांग्रेस को चुनना चाहें। देखिए शरद जी, मैं ये तो नहीं कहता कि कांग्रेस इसमें
किस तरह से सफल होगी या क्या होगी, लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस को जितने समय से देखा है, मुझे लगता है 3 साढ़े 3 दशक से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस में एक पट्टा परंपरा है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस कितने भी अभियान चलाती है, बहुत अच्छे लोगों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे से ऊपर तक आते हैं और जो अंत की सूची बनती है उसमें कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि ये काबिल नहीं थे, लेकिन ये नेता के करीबी थे इसलिए जगह पा गए। अगर मुझे लगता है कि वाकई में नीचे से जो टैलेंट हंट या पूल की बात की जा रही है, योग्य लोग ऊपर आएंगे और उन्हें जगह दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी पूरी मजबूती से लड़ पाएगी। ये तो समय तय करेगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस की कोशिश अच्छी है और वो बीजेपी से सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रही है, ऐसा लगता है कई बार। बिल्कुल आनंद जी, 10 सेकंड। मैं बस जब 2023 के चुनाव के बाद तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए थे तो किसी ने कहीं योग्यता का कोई जिक्र नहीं किया था। राजनीति में सबका वक्त होता है और जिसका वक्त होता है उसे फिर सब आता है, बस इतनी बात कहना थी। बीजेपी ने मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी ने राजनीति में शिखर तक की यात्रा के दौरान जो एक पतन भी आरंभ होता है, उस पतन को काफ़ी हद तक थामने की कोशिश की है। सफलता कितनी है मैं उसके रेशियो पर नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके यहाँ कुछ निष्पक्ष रेफरी अभी भी हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अनुप्राणित हैं, वहाँ बैठकर निगरानी करते हैं, लेकिन वो करते हैं और उनकी लोभ लिप्सा माया कम से कम सत्ता के गलियारों में या सत्ता के मायावी शिखरों की तरफ नहीं उलझती है। इसीलिए वो सामने नहीं आए बिना भी मूल्यांकन की एक ईमानदार प्रणाली के साथ आगे बढ़ते हैं और आईना दिखाकर बिना नकारात्मक हुए या टीका टिप्पणी किए हुए फिर अपने उस कक्ष में चले जाते हैं जहां से वो निगरानी करते हैं। ये बीजेपी की शक्ति है और ये जब तक इंटैक्ट होगी, अक्षुण्ण रहेगी, बीजेपी के लिए एक शक्ति के तौर पर कार्य करती रहेगी। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि वो उसे कब तक बनाकर इसी रूप में कायम रखती है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।